चलिए अम्मा रवि गुप्ता सर, ये सवाल मेरा आपसे कि 5,000 करोड़ की इसकी लागत है। अगर इसकी स्पीड और तमाम क्षमताओं को देखा जाए जो ये क्रूज मिसाइल डीआरडीओ बनाने जा रहा है, इसको किस तरीके से सर आप देखते हैं? नमस्कार खुशबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जहाँ तक अपने जो क्षमताएं होती हैं, स्ट्रेटेजिक क्षमताएं, ये लगातार निरंतर बढ़ाते रहना होता है। और आज के समय में मिसाइल जो है, जो बैलिस्टिक मिसाइल तो बहुत देशों के पास है, लेकिन अभी तक भी जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी है, ये किसी देश के पास अभी नहीं आ पाई है जो इसमें हम कहें कि पूरी तरह से सफलता मिल गई हो। कारण क्या है कि इस रफ्तार में जब हम पृथ्वी के वायुमंडल में हम चलेंगे 8 मैक की स्पीड पे, तो उस समय हवा से इतना घर्षण उत्पन्न होता है, उसके कारण तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ऐसे मटेरियल बना पाना जो इतने लंबे समय तक उच्च तापमान को झेल पाए, ये लगभग नामुमकिन होता है। अब इसकी मैं आता हूँ, ये तो इसमें तकनीकी जो क्षमताएं, जो कैपेबिलिटीज है, चैलेंजेस हैं, वो तो और भी बहुत सारे हैं। एरोडायनेमिक्स आपने कभी जिक्र किया कि हवा का ड्रैग कम करना होता है। कंबस्टर, जो इसका कंबस्टर है जिसमें सुपरसोनिक रफ्तार से कंबशन होगा, यानी वायु जो फ्यूल और हवा का मिश्रण उसके अंदर जब एक इंजन में चल रहा होता है तो उसकी रफ्तार भी सुपरसोनिक हो जाती है। और इसका अर्थ क्या है, आप समझिए कि जैसे कि हम एक भयंकर तूफान में दिया जला गए, बहुत मुश्किल काम होता है उस समय इग्निशन को मेंटेन करने का। ये तमाम टेक्नोलॉजीज पिछले 10 वर्षों में डीआरडीओ ने मास्टर की हैं और बनकर तैयार हो चुकी हैं। हमारी इन टेक्नोलॉजीज में पूरी पकड़ आ चुकी है। अब खाली यह है कि इसको इंटीग्रेट करके एक मिसाइल की शक्ल देना है, जिसके लिए कि नया प्रोजेक्ट हम कैबिनेट सैंक्शन करने की फिराक में है, जैसा कि मीडिया में बताया जा रहा है जी। अब इसकी क्या इसका अर्थ होगा हमारे सेनाओं के लिए, हमारी क्षमताओं के लिए। देखिए, आज की तारीख में किसी देश के पास ऐसी क्षमता नहीं है जो 8 मैक की, यानी ध्वनि की गति से 8 गुना अधिक उड़ते हुए किसी मिसाइल को मार गिराए। बहुत से देशों के पास तो उसको डिटेक्ट करने की भी क्षमता नहीं है। उनको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कब वो मिसाइल आ गया, बिना डिटेक्ट किए उनके पास पहुंच चुका होगा। बिल्कुल, तमाम खासियत के साथ है। यही बात रवि सर हम कर भी रहे थे, हम आगे भी और भी बातचीत करेंगे। अब मैं चर्चा में विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी सर को भी लाना चाहूंगी। प्रफुल्ल सर, जो ये डीआरडीओ बना रहा है, इसको आप सबसे पहले तो कैसे देख रहे हैं? इसकी कितनी ज्यादा जरूरत है? क्योंकि 5,000 करोड़ की लागत है, ये अपने आप में एक बड़ा अमाउंट होता है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो ये बनाया जा रहा है, इसकी कितनी जरूरत है? और सबसे बड़ी बात यह कि इस समय में इसको आप कैसे देख रहे हैं, इसको भारतीय सेना में अगर शामिल करने की बात आ रही है तो? खुशबू जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, क्रूज मिसाइल कोई नई चीज नहीं है। क्रूज मिसाइल आ गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही। जो V1 रॉकेट था, वो जो फ्लाइंग रॉकेट, वो एक्चुअली क्रूज मिसाइल थी सबसे पहली। क्रूज मिसाइल का बेसिकली फायदा ये होता है कि ये लो लेवल पे क्रूज करती है। लो लेवल पे एक तो डिटेक्शन डिफिकल्ट होता है और इंटरसेप्शन डिफिकल्ट होता है। अगर डिटेक्शन तो हो भी जाए, पर अगर उसकी स्पीड ठीक है तो इंटरसेप्शन भी होगा। पर अगर कुछ स्पीड आप सुपरसोनिक कर दीजिए, मैक 3, मैक 5, मैक 8, 10,000 किलोमीटर पर आवर, तो फिर इंटरसेप्शन प्रॉब्लम हो जाती है। यू कैन नॉट इंटरसेप्ट। किससे इंटरसेप्ट करोगे? आपको वो रिएक्शन टाइम ही नहीं मिलेगा। बाय द टाइम यू डिटेक्ट इट, इट इज ओवरहेड यू एंड इज गॉन। तो ये जो प्रॉब्लम आती है, ये आती है इफ द मिसाइल, क्रूज मिसाइल इज वेरी फास्ट। सुपरसोनिक, ब्रह्मोस ने इनके दांत खट्टे कर दिए थे। तो ये जो आप ये जो विष्णु प्रोजेक्ट, जो ETLDGS आ रही है, एनहांस टेक्टिकल लॉन्ग रेंज लो लेवल जो आ रही है मिसाइल, ये आपको मान के चलिए ना एनिमी डिटेक्ट कर पाएगा इसको, और डिटेक्ट अगर मुश्किल से डिटेक्ट कर भी जाएगा, इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। ये प्रॉब्लम आती है। और इस मिसाइल की खासियत ये है कि इट इज नॉट ओनली एक्सट्रीमली लॉन्ग रेंज, एक्सट्रीमली हाई स्पीड, बट एक्सट्रीमली एक्यूरेट। तो इसमें जब बालाकोट स्ट्राइक हुई, आपके फाइटर्स गए। देखिए, अब आप लड़ाई में क्या होता है, लड़ाई का ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। अगर आपने एनिमी के एयरफील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया, एनिमी के टारगेट गिरा दिए, कन्वेंशनल वॉर हेड है, 1000 किलोग्राम बॉम्ब या 2000, ये हमने ड्रॉप किए हुए हैं। अब 1000 किलोग्राम क्या होगा? 2 बिल्डिंग को तोड़ेगा, है या 3 घंटे कर देगा।
इससे क्या, आप लड़ाई तो जीत नहीं सकते। हाँ। क्योंकि अगर आपने तोड़ा उनके टारगेट तो वो 3 हफ्ते के अंदर फिर बना देंगे, क्योंकि सीज़फायर हो जाएगी, फिर आप वही बात का रिपीट करेंगे। ये लड़ाई फायदा तब होता है जब आप इनके टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करो और उस टाइम इनकी एयरफील्ड कोई ऑपरेट ना कर पाए और आपकी आर्मी आगे बढ़े विदाउट एनी प्रॉब्लम, तब आपकी जीत होती है। तो ये अब सदैव होता रहेगा, आप पाकिस्तान के टारगेट डिस्ट्रॉय करते रहोगे, सीज़फायर हो जाएगी, वो फिर बना देंगे, पैसे की कमी नहीं है उनको। और बिल्कुल प्रफुल्ल सर, आप ये सही कह रहे हैं। अभी बहावलपुर से कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी जहां पर कुछ आतंकवादियों को देखा गया था, वो कह भी रहे थे कि भारत से अब बदला लेंगे, जिहाद और पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। तो जो बात आप कह रहे हैं एग्जैक्टली वो हो भी रहा है, इसलिए भारत को शायद इसकी जरूरत भी है। रवि गुप्ता जी, जी रवि गुप्ता जी, कहीं ना कहीं सर देखिए, जो बात प्रफुल्ल सर कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि आपको अब उस तरीके से तैयार होना पड़ेगा कि अगर आप एक बार खत्म करें तो वो चीज बिल्कुल खत्म हो जाए, दोबारा उठने की गलती ना करें। ऑपरेशन सिंदूर में हमने भले ही तमाम आतंकवादी ठिकानों को खत्म किया, लेकिन देखिए ये पाकिस्तान वापस से उठने की कोशिश तो कर ही रहा है। बहावलपुर से वो तस्वीरें भी सामने आई थी। बेशक खुशबू जी, देखिए मैंने पहले भी कहा कि युद्ध की जो टेक्निक है और जो क्षमताएं हैं ये तो निरंतर आगे बढ़ती रहती हैं और कभी भी इसका अंत कभी नहीं होता। तो आज मान लीजिए कि आपने किसी एक अपने शत्रु को पूरी तरह खत्म भी कर दिया, शत्रु दूसरे पैदा हो जाएंगे। आज पाकिस्तान बेशक हमारा सबसे बड़ा शत्रु रहा है, बार बार इसने हमारे देश पर हमला किया है और मात खाई है। हमारे बहादुर सैनिकों के शौर्य के कारण हमने उनको हर बार मात दी है, चाहे 1948 का युद्ध हो, चाहे 1965 का युद्ध हो, 1971 का हो, 1998 हो, या अभी आपका जो बालाकोट स्ट्राइक हो, या फिर उसके बाद सबसे जो लेटेस्ट है ऑपरेशन सिंदूर हो। लेकिन मैं मानता हूं कि हमें खाली एक पाकिस्तान को केंद्रित करके ही नहीं चलना होगा। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 1971 के युद्ध में क्या हुआ था। हमारी सेना, हमने बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान था उस पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन हमें धमकाने के लिए अमेरिका ने 7th फ्लीट भेजी। हमें उस इवेंचुअलिटी के लिए भी, मैं नहीं कहते कि हम किसी देश विशेष के साथ हमारा कोई शत्रुता है, अमेरिका हो या कोई और कंट्री हो, लेकिन ऐसी सिचुएशंस के लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि ये जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये इसमें बहुत बड़ा एक डेटरेंस करता है, यानी किसी देश की हिम्मत नहीं होगी। अगर 1971 में भारत के पास ऐसे मिसाइल होते, अग्नि जैसे मिसाइल होते, हाइपरसोनिक मिसाइल होते, आकाश जैसे मिसाइल होते, तो कि अमेरिका की हिम्मत नहीं पड़ती कि अपने इतने महंगे जहाजी बेड़े को हमारे क्षेत्र में धमकाने के लिए भेज सके। तो डेटरेंस एक बहुत बड़ी बात होती है। किसी एक देश विशेष का नाम लेकर के हम कहें कि अमेरिका, चीन है या पाकिस्तान है, कल क्या होगा, समय कैसा आएगा, कौन हमारा दुश्मन बन जाएगा, हम नहीं कह सकते। तो हमें पूरी तरह से क्षमताओं के साथ लैस रहना पड़ेगा और इस मामले में डीआरडीओ निरंतर काम करता रहता है। हमारी जो टेक्निक्स हैं, सब चीजें पब्लिक में डिस्कस नहीं की जाती हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी जो है हम लगातार काम करते रहते हैं। और अब हम जिसकी बात कर रहे हैं हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की, आज ये हमारे पास, मैं समझता हूं कोई और देश है नहीं जितना हम अपने अग्रणी देशों में, सबसे आगे वाले देशों में है। हमने इस टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है और आने वाले कुछ सालों में ही 2027 या 28 तक ये हमारे सेना में शामिल होने के लिए लगभग तैयार हो जाएगा। और खाली ये बात जो सर आपने कही ना रवि सर की, कहीं ना कहीं हमें हर तरीके से तैयार रहना होगा, क्योंकि अगर हम देखें ना पिछले कुछ सालों में सिर्फ अगर हम देखें तो साउथ एशिया में कितना कुछ बदला है। भारत के संबंध बाकी देशों के साथ कैसे बदले, आप देखिए ना, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, तमाम देशों के साथ संबंध बदले हैं, अमेरिका के साथ बदले, पाकिस्तान के संबंध किस तरीके से तमाम देशों के साथ बदले, अफगानिस्तान से किस तरह से पाकिस्तान के रिलेशन हो चुके हैं, अमेरिका से क्या हो चुका है। तो ये बात जो सामने आ रही है प्रफुल्ल सर कि आपको अब इन तमाम सिनेरियो को देखकर, सोचकर, समझकर तैयार रहना होगा कि कोई अपना नहीं है। मतलब आप लड़ाई होगी तो हर देश हो सकता है आपके अगेंस्ट चला जाए, आपको उस हिसाब की तैयारी अपनी रखनी पड़ेगी। आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑनवर्ड देख लीजिए, वही हिस्ट्री है जो दो दुश्मनों ने, दो दोस्तों ने स्टार्ट करी लड़ाई, रशिया और जर्मनी।